आज हमारे पास ट्रेडिंग और निवेश पर कुछ बेहतरीन किताबों के अंश, ब्लॉग पोस्ट्स और रिव्यूज का एक पूरा ढेर है। हमारा मकसद सिर्फ इन किताबों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि इन सभी में वो कौन सी गहरी छुपी हुई बातें हैं जो दुनिया के टॉप ट्रेडर्स को हम जैसे आम लोगों से अलग करती हैं। तो आज हम एक सफल ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे, इन महान लोगों की किताबों से एक एक हिस्सा लेकर। अच्छा। सबसे पहले हम उसका दिमाग तैयार करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे असली खेल तो वही है। फिर हम उसे कुछ हथियार देंगे, मतलब वो रणनीतियां जो वाकई काम करती हैं। और अंत में हम उसे बाजार के दिग्गजों की कहानियों से मिली सीख और समझ देंगे। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इन सभी स्रोतों में कुछ विचार बार बार सामने आते हैं। हाँ, ये मैंने भी देखा। चाहे किताब 1923 में एडविन लेफेवर ने लिखी हो या 2022 में किसी ब्लॉगर ने, इससे पता चलता है कि बाजार की टेक्नोलॉजी भले ही बदल जाए, इंसान का डर और लालच नहीं बदलता। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य उन्हीं सदाबहार सिद्धांतों को निकालना है। चलिए तो फिर इस ट्रेडर को बनाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है दिमाग से। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो इन सभी स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि सफल ट्रेडिंग का 90% हिस्सा चार्ट्स या फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि साइकोलॉजी है। हाँ। हमारे पास नेट डेविस की किताब सही होना या पैसा बनाना का एक अंश है, जिसमें वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। हाँ, लगभग असंभव। तो ये बात वो सिर्फ कह नहीं रहे, वो सबूत भी देती हैं। डेविस बताते हैं कि पिछले कई दशकों में पेशेवर अर्थशास्त्री आज तक एक भी मंदी का सही अनुमान नहीं लगा पाए हैं। एक भी नहीं? एक भी नहीं। सोचिए, जिन लोगों का काम ही यही है वो भी फेल हो जाते हैं। तो डेविस का तर्क है कि बाजार में पैसा बनाने के लिए आपको भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? आपको चाहिए अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता। मतलब स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन्ड होना। और यही बात मार्क डगलस अपनी 2 बहुत मशहूर किताबों में कहते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ, ट्रेडिंग इन द जोन और द डिसिप्लिन ट्रेडर। उनके अनुसार ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बाजार के हर उतार चढ़ाव पर भावनात्मक रूप से रिएक्ट करते हैं। डर, लालच, घाटा होते ही डर जाना, थोड़ा मुनाफा देखकर लालच में आ जाना, या फिर घाटे का बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे ट्रेड करना। अब ये सुनने में तो आसान लगता है कि मन को नियंत्रित करो, पर असल में इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि ये ट्रेडर्स भावनाहीन रोबोट बन जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा मिथक है। मार्क डगलस के मुताबिक इसका मतलब डर को महसूस ना करना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना है। अच्छा। ये एक सैनिक की तरह है जो लड़ाई में डरता तो है, पर अपनी ट्रेनिंग की वजह से सही कदम उठाता है। सही। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप घाटे को कैसे संभालते हैं, मुनाफे को नहीं। इसी से जुड़ा एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे पास एक ट्रेडर के ब्लॉग पोस्ट से है। वो टिल्ट पर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग ऑन टिल्ट, यह पोकर का शब्द है ना? हाँ बिल्कुल, जिसका मतलब है जब कुछ हारने के बाद खिलाड़ी गुस्से और हताशा में आकर बेवकूफी भरे दाव लगाने लगता है। समझ गई। वो ट्रेडर कहते हैं कि बाजार में भी यही होता है। एक बड़ा घाटा होने के बाद ट्रेडर का दिमाग बदला लेने के मोड में चला जाता है और वो अपने सारे नियम तोड़ देता है। और इसी समस्या का समाधान एक और किताब में है जिसका जिक्र कई स्रोतों में है, बेस्ट लूजर विंस। बेस्ट लूजर विंस मतलब सबसे अच्छा हारने वाला ही जीतता है। हाँ, इसका शीर्षक ही सब कुछ कह देता है। लेखक टॉम हुगार्ड कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे अच्छा वो है जो सबसे अच्छी तरह हारना जानता है। वो हार को असफलता की तरह नहीं बल्कि बिजनेस करने की लागत की तरह देखते हैं। बिल्कुल, जैसे एक दुकानदार को दुकान का किराया देना पड़ता है, वैसे ही एक ट्रेडर को बाजार को छोटे छोटे घाटे का किराया देना पड़ता है। तो इस हिस्से का निचोड़ ये है कि सबसे सफल ट्रेडर्स पहले अपने मन के मालिक बनते हैं, फिर बाजार के। वो जानते हैं कि विजेता वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो ये पक्का करता है कि जब वो हारे तो हार छोटी हो। चलिए मान लेते हैं कि हमारे ट्रेडर ने अपने डर और लालच पर काबू पा लिया है। ठीक है। अब वो सुबह अपना कंप्यूटर खोलता है, उसे करना क्या है? यहीं पर रणनीति की बात आती है। बिल्कुल। तो अगर मानसिकता इस खेल की नींव है, तो रणनीति वो औजार हैं जिनसे आप अपना खेल खेलते हैं।
हमारे स्रोतों में कई अलग अलग तरीकों का जिक्र है, लेकिन सबसे आम है टेक्निकल एनालिसिस। और इस पर तो एक किताब को बाइबल माना जाता है। हाँ, जॉन मर्फी की किताब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। ये टेक्निकल एनालिसिस सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मूल विचार बहुत सरल है। किसी स्टॉक की कहानी उसकी कीमत और वॉल्यूम में छुपी होती है। अच्छा। ये एक तरह से बाजार की भाषा को पढ़ना है। जैसे डॉक्टर ईसीजी देखकर दिल की हालत बताता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट देखकर बाजार की सेहत का अंदाजा लगाता है। तो वो चार्ट पर पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढते हैं। हाँ, पैटर्न्स, ट्रेंड्स, इंडिकेटर्स, ताकि ये अनुमान लगा सकें कि कीमत आगे किधर जा सकती है। ठीक है, तो ये थ्योरी हुई। क्या हमारे पास कुछ ठोस उदाहरण हैं कि पेशेवर इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मुझे स्टीव नीसन की किताब जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स का जिक्र दिखा, जिसने पश्चिमी दुनिया में तहलका मचा दिया। बिल्कुल। हाँ, कैंडलस्टिक्स बहुत दिलचस्प हैं। हर कैंडल एक दिन, एक घंटे या एक मिनट की कहानी बताती है। कहाँ खुली, कहाँ बंद हुई। हाँ, कीमत कहाँ खुली, कहाँ बंद हुई, उस दौरान सबसे ऊपर और सबसे नीचे कहाँ तक गई। इन कैंडल्स के पैटर्न देखकर ट्रेडर्स बाजार के मूड को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी खरीदार हावी हैं या बिकवाल। बिल्कुल। और फिर हमारे पास हैं मार्टिन श्वार्ट्ज, पिटबुल। हाँ, जिन्हें पिटबुल के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी कमाल की है और उनकी कुछ रणनीतियों का जिक्र एक YouTube वीडियो में भी है जो बहुत ही सरल लगती हैं। जैसे कि उनका रेड लाइट ग्रीन लाइट सिस्टम। हाँ, बताइए उसके बारे में। हाँ, और ये उनकी सादगी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। हाँ, EMI का इस्तेमाल करते थे। अब ये नाम सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, पर इसका काम बहुत सरल है। ये बस किसी स्टॉक के पिछले 10 दिनों की औसत कीमत बताता है, लेकिन हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। तो ये एक तरह से स्टॉक का करंट मूड या हालिया फॉर्म बताता है। बिल्कुल। श्वार्ट्ज का नियम था, अगर कीमत अपने मूड से बेहतर कर रही है, यानी EMA से ऊपर है, तो ये ग्रीन लाइट है। माहौल अच्छा है, खरीदने के मौके ढूंढो। हाँ, और अगर कीमत अपने मूड से खराब कर रही है, यानी EMA से नीचे है, तो ये रेड लाइट है। सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। बेचने के बारे में सोचो, कितना सरल है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं। वाकई। उनकी एक और रणनीति थी, 3 दिन का नियम। इसके अनुसार अगर कोई स्टॉक लगातार 2 दिन बहुत तेजी से बढ़ा है, तो तीसरे दिन उसे खरीदने से बचें। ये तो फोमो, यानी कहीं मैं पीछे न रह जाऊं वाली भावना के बिल्कुल खिलाफ है। और इसीलिए ये काम करता है। श्वार्ट्ज जानते थे कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। वो सांस लेने के लिए रुकता है। हाँ, वो हमेशा रुकता है। उनका ये नियम बस चलती ट्रेन के पीछे भागने से रोकता है, जो कि नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। उनकी एक और रणनीति है, ब्रेकआउट्स को फेड करना। ये आइडिया तो और भी उल्टा लगता है। ज्यादातर लोग तो कहते हैं कि जब स्टॉक एक रेंज तोड़कर ऊपर जाने लगे तो खरीदो। हाँ, और इसीलिए ये एक प्रो लेवल रणनीति है। श्वार्ट्ज का मानना था कि जब बाजार शांत हो, मतलब कोई ट्रेंड ना हो। हाँ, जब किसी एक दिशा में नहीं चल रहा हो, तो ज्यादातर ब्रेकआउट्स एक धोखा होते हैं, एक जाल। ये ऐसा है जैसे कोई थिएटर में चिल्लाए आग, ताकि सब एक दरवाजे की तरफ भागें और वो दूसरे दरवाजे से आराम से निकल जाए। तो श्वार्ट्ज उस घबराई हुई भीड़ के खिलाफ दांव लगा रहे थे। बिल्कुल, ये मानते हुए कि कीमत वापस रेंज में आ जाएगी। लेकिन एक सवाल है, क्या मार्टिन श्वार्ट्ज और पीटर लिंच के तरीके एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे नहीं हैं? एक आदमी चार्ट्स और मूविंग एवरेज देख रहा है, दूसरा शॉपिंग मॉल में घूमकर पता लगा रहा है कि कौन सा स्टोर सबसे ज्यादा चल रहा है। क्या इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब ही शायद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा राज है। अच्छा। जवाब है कि दोनों सही हैं। पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट आम निवेशक के लिए लिखी गई है। उनका मशहूर सिद्धांत है, जो जानते हो वही खरीदो। बाय व्हाट यू नो। हाँ, वो कहते थे कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट से ज्यादा अच्छी समझ आपको हो सकती है, क्योंकि आप असल दुनिया में चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का कॉफी पसंद है और उसकी दुकान हमेशा भरी रहती है, तो शायद वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो एक तरफ श्वार्ट्ज का तकनीकी सिस्टम है और दूसरी तरफ लिंच का जमीनी कॉमन सेंस। बिल्कुल, और इससे ये पता चलता है कि बाजार में सफल होने का कोई एक सही रास्ता नहीं है। ऐसा नक्शा चुनते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उस चुने हुए नक्शे पर कितने अनुशासन से चलते हैं। मतलब सिस्टम कोई भी हो, उस पर टिके रहना जरूरी है। हाँ, श्वार्ट्ज अपने नियमों पर टिके रहे और लिंच अपने
दोनों ने ही शानदार पैसा बनाया। तो हमने अपने ट्रेडर का दिमाग तैयार कर लिया, उसे कुछ शक्तिशाली हथियार भी दे दिए, लेकिन असली सबक तो युद्ध के मैदान की कहानियों से ही मिलते हैं ना। हाँ, कहानियों से। अब उन किताबों की बात करते हैं जो रणनीतियों से ज्यादा सफल ट्रेडर्स की यात्रा और उनकी मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जैक श्वैगर की मार्केट विजिट सीरीज। श्वैगर ने कुछ कमाल का काम किया। उन्होंने दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ $1000 को करोड़ों में बदल दिया था। और उन्होंने पाया कि उन सब की रणनीतियां बहुत अलग-अलग थीं। कोई हफ्तों तक पोजीशन होल्ड करता था, कोई मिनटों में खरीद बिक्री करता था, लेकिन उन सब में कुछ बातें एक जैसी थीं। क्या थी वो? जबरदस्त अनुशासन, अटूट धैर्य, लगातार सीखने की इच्छा और सबसे जरूरी अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अपनी गलतियों को बिना किसी ईगो के स्वीकार करने की क्षमता। और यहाँ फिर से मार्टिन पिटबुल श्वार्ट्ज की कहानी सामने आती है, उनकी अपनी किताब पिटबुल, लेसन्स फ्रॉम वॉल स्ट्रीट्स चैंपियन ट्रेडर। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि वो हमेशा से एक सफल ट्रेडर नहीं थे। बिल्कुल नहीं, उनकी कहानी कमाल की है। वो एक टॉप वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट थे, हजारों डॉलर कमा रहे थे, लेकिन अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में बार बार फेल हो रहे थे। हाँ, एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सिर्फ बाजार के पुराने चार्ट्स को पढ़ा। तब उन्हें समझ आया कि एनालिस्ट होना और ट्रेडर होना दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। क्या फर्क है? एक में आप सही होना चाहते हैं, दूसरे में आप सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। और इसी सफर में उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण नियम बनाया, अपने स्टॉप का सम्मान करो। ऑनर दाई स्टॉप। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है, ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लो कि आप कितना घाटा उठाने को तैयार हो, और अगर कीमत उस लेवल पर पहुंच जाए तो बिना सोचे समझे, बिना किसी उम्मीद के तुरंत बाहर निकल जाओ। ये तो अपने ईगो को कंट्रोल करने जैसा है। हाँ, ये अपने ईगो को कहने का तरीका है कि हाँ, मैं इस ट्रेड में गलत थी और आगे बढ़ जाओ। ये एक नियम अकेले ही ज्यादातर ट्रेडर्स को बर्बाद होने से बचा सकता है। अब एक ऐसी किताब की बात करते हैं जो